ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं पोस्टमार्टम में हमारी आज की खास पेशकश। और आइए अब एक नजर डालते हैं इस टैबलेट आकाश की खासियत पर और बाजार में मौजूद इस तरह की दूसरे डिवाइस और उनकी कीमतों पर। बाजार में मौजूद इस सबसे सस्ते डिवाइस को पहले $10 में तैयार करने की योजना थी, जो कि बढ़कर $35 हुई और फिर अंत में ये हाथों में आते आते $49 तक पहुंच गया। बावजूद इसके बाजार में अब सबसे कम कीमत पर उपलब्ध होने वाला टैबलेट है। एक नजर डालते हैं आकाश की खासियत और इस तरह के दूसरे टैबलेट पर। आकाश गूगल के एंड्रॉयड प्लेटफॉर्म पर काम करता है। इसमें इंटरनेट के लिए वाईफाई कनेक्टिविटी और क्लाउड स्टोरेज है। इसमें 256 MB रैम, एक 2 GB SD मेमोरी कार्ड, एक 32 GB एक्सपेंडेबल मेमोरी स्लॉट के साथ 2 USB पोर्ट्स होंगे। आकाश से पहले दुनिया का सबसे सस्ता टैबलेट अभी HP का टचपैड और Amazon का किंडल फायर हुआ करता था। टचपैड की कीमत जहां $99 है, वहीं किंडल फायर का दाम $199। भारत में अभी सबसे सस्ता टैबलेट $99 का पेपर है। ये टैबलेट देवराज समूह ने पिछले महीने लॉन्च किया। वेस्प्रो ई-पैड ₹7,000 में उपलब्ध है, वहीं एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम वाले HCL पैड की कीमत $10,000 है। भारतीय एयरटेल और रिलायंस ने भी अपने टैबलेट बाजार में उतारे हैं, जिनकी कीमत क्रमशः $10,000 और $13,000 है। $35 का टैबलेट मानव संसाधन मंत्री कपिल सिब्बल और IIT राजस्थान के दिमाग की उपज है। 2 साल पहले $10 के कंप्यूटर के बाद अब ये डिवाइस लॉन्च किया जा रहा है। ये स्टोरेज डिवाइस से कुछ बेहतर है। $35 की इस डिवाइस लैपटॉप को पहले लैपटॉप की तरह बनाया जा रहा था। हालांकि पिछले 3 साल में इसके बनने के दौरान इस टैबलेट में बदल दिया गया। इस टैबलेट को भारत में असेंबल किया गया। सरकार इस पर कोई शुल्क नहीं लेगी ताकि इसकी उत्पादन की लागत कम रखी जा सके। शुरुआत में 1 लाख टैबलेट का ऑर्डर दिया गया है। अगर पायलट योजना कामयाब होती है तो अगले चरण में 10 लाख टैबलेट बनाए जाएंगे। साधना न्यूज ब्यूरो, दिल्ली। जी हाँ, तो अब दुनिया के सबसे सस्ता टैबलेट उपयोग करेंगे भारतीय स्कूलों के छात्र, जो कि 50% सब्सिडी पर मात्र ₹1100 में उन्हें दिया जाएगा। NK सिंह हमारे ग्रुप एडिटर इस चर्चा में लगातार हमारे साथ हैं। NK, एक सवाल जो अभी मेरे दिमाग में उपज रहा है वो ये कि एक तरफ ठीक है, मानव संसाधन मंत्रालय ने 3700 लैपटॉप पहले चरण में प्रदेश में भेजे, लेकिन एक तरफ हमारे राज्य में वो स्कूल भी हैं जहाँ शिक्षक नहीं जाते हैं, जहाँ छत नहीं है, जहाँ बल्ब नहीं है। वहाँ एक तरफ एक वर्ग छात्रों का ऐसा होगा जो कि इस टैबलेट के साथ पढ़ाई करेगा। तो शिक्षा के इस अंतर को कहीं दूर करने की अगर कोशिश की जाती तो शायद बेहतर होता। जी हाँ, यही तो किया जा रहा है। जी देखिए, इसको आप उस तरह देखें तो सही है कि शिक्षक नहीं जा रहे हैं और स्कूल्स नहीं है। सबसे बड़ी बात है कि स्कूल्स नहीं है। अगर आप देखें तो पॉपुलेशन स्कूल रेशियो बहुत पुअर है, हजारों स्कूल की जरूरत है। लेकिन इससे हम ये जो सुविधा मिल रही है इसको रोक नहीं सकते। पहले वो कर लें फिर ये करें। ये भी होता रहेगा, वो भी होता रहेगा। ठीक है, अभी ये कस्बों तक अगर ये पहुंचा दें तो कस्बों में जो बच्चे प्रतिभाशाली हैं, जिनको कि ब्लॉक हो गया है, सिर्फ किताब तक पहुंचते हैं, ये अपने आप में दिक्कत होगी। ये भी सही है कि उनको इनिशियली टीचर्स नहीं मिलेंगे जो उनको सिखा सके, लेकिन बच्चों का आप कैपेबिलिटी नहीं जानते हैं। हमारी बेटी हमसे ज्यादा कंफर्टेबल है इन मशीनों को यूज करने में। हमें जो चीज नहीं आती है और हम अब नहीं समझ पाते हैं, वो आप यूज कर लेते हैं, आपके बच्चे यूज करेंगे। तो उनकी मेमोरी, उनका परसेप्शन बहुत साफ है, लिहाजा इसको यूज करना बहुत दिक्कत नहीं होगी। और सबसे बड़ी बात है कि ये जो विकास है हमेशा ऊपर से नीचे आता है, तो लिहाजा ऊपर से आज स्टेट के इंटरवेंशन से ₹2200 का जो है, ₹2300 का, वो ₹1100 में मिलेगा, सब्सिडी देंगे। तो इसके साथ, और ये मार्केट में नहीं उपलब्ध होगा, ये सिर्फ स्कूलों के थ्रू बिकेगा। तो ये अपने आप में एक उपलब्धि है और धीरे धीरे ये जब कॉमन हो जाएगी तो मेरे ख्याल से ज्ञान को आप आपके गरीब तक ले जा रहे हैं, ये अपने आप में एक प्लस पॉइंट है। इसके साथ एक चीज और है, इसकी बुराइयां भी हो सकती हैं। बुराइयां हम बताएंगे क्या क्या है, लेकिन बुराइयों की वजह से अगर आपको याद हो तो न्यूक्लियर फिजिक्स जब आया, तो न्यूक्लियर फिजिक्स के आने के बाद एटम बम बना। एटम बम बना तो यह माना गया कि न्यूक्लियर फिजिक्स मानव संहार के लिए है, लेकिन उसी न्यूक्लियर फिजिक्स का यूज किया आपने, न्यूक्लियर एनर्जी को यूज किया और उसको आपने इलेक्ट्रिसिटी बनाया। आज हमारी इलेक्ट्रिसिटी के लिए पूरे वर्ल्ड में ये कोशिश हो रही है कि हम क्लीनेस्ट, अगर सबसे साफ एनर्जी है तो वो हमें न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट से है। तो ये हमारी कोशिश है। इसी तरह से कभी भी जब साइंस का एडवांसमेंट होता है तो उसकी बुराइयां भी होती हैं।
आप अगर एंटीबायोटिक ज्यादा खाएंगे तो तकलीफ होगी, लेकिन अगर आप एंटीबायोटिक अपने डोज के हिसाब से खाते हैं तो वो एक रामबाण है, ठीक करता है आपके बीमारी को। तो इसलिए टेक्नोलॉजी को हम ये कह के नहीं छोड़ सकते कि इसके दोष भी हैं, हम दोष को एलिमिनेट करेंगे और यही विकास की एक प्रक्रिया है। ये बात सही है कि विकास जो हुआ है उसके अपने खामियाजे हैं जो कि हम भुगत रहे हैं, लेकिन इसका कहीं मतलब नहीं होता है कि देयरफॉर टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट शुड बी स्टॉप्ड, इसको रोक देना चाहिए, ये गलत होगा। एक चीज हम और बताएं, मुझे याद है कि बिहार के वर्तमान डीजीपी अभयानंद एक बच्चों को पढ़ाते हैं, गांव के बच्चों को, टैलेंटेड बच्चों को ले आके आईआईटी के लिए तैयार करते हैं। उनका एक फिलैंथ्रोपिक अप्रोच है, पहले सुपर 30 था, बाद में उन्होंने अभी कुछ और नाम रखा है। उन्होंने मुझे एक किस्सा बताया कि एक दिन उन्होंने एक सवाल पूछा, उनको फिजिक्स भी हिंदी में पढ़ाना पड़ता था, क्योंकि वो फिजिक्स के स्टूडेंट रहे हैं तो फिजिक्स पढ़ाते हैं। उन्होंने उसमें एक रोटेशनल मैकेनिक्स का सवाल था कि एक कारपेट को रोल आउट किया गया है तो कितने फोर्स से रोल आउट किया जाए और आगे थर्ड राउंड पे जाके कितने फोर्स से उसको रोका जा सकता है। बहुत टफ सवाल है रोटेशनल मैकेनिक्स का, कोई भी बच्चा बता नहीं पाया कि इसको सॉल्व कैसे किया जाए। उसमें इन्होंने पूछा और कोई नहीं बता पाया। उसमें एक बच्चे ने हाथ उठाया और उसने पूछा, सर ये कारपेट क्या होता है? उन्होंने कहा, अरे भाई दरी। उसके बाद अगले 3 मिनट में उस बच्चे ने सवाल लगा दिया। जो बच्चा कारपेट नहीं जानता है अंग्रेजी का, वो रोटेशनल मैकेनिक्स का टफ, जो सबसे टफ सवाल है वो लगा सकता है। ये है हमारी शिक्षा का दोष। वो बच्चा आईआईटी में इसलिए फेल हो जाता कि उसने वो सवाल तो जानता था रोटेशनल मैकेनिक्स का, लेकिन वो दरी का अंग्रेजी कारपेट है ये नहीं जानता था। ये इस टैबलेट से, ये जो आकाश आया है, इस टैबलेट से ये दोष दूर हो जाएगा, क्योंकि उसको अंग्रेजी की शिक्षा, उसको हिंदी में अंग्रेजी की शिक्षा, अंग्रेजी में हिंदी की शिक्षा ये मिलने लगेगी। तो जो स्टेटस, नॉलेज के साथ स्टेटस का जो गठजोड़ था, जो एक नेक्सस था, वो खत्म हो जाएगा और ये अपने आप में एक बहुत बड़ी क्रांति लाएगा। और अभी मुझे याद है आडवाणी ने अपने एक किताब में लिखा था जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा। उन्होंने कहा था कि अगर दुनिया की जो सबसे बड़ी क्रांति है वो है कंप्यूटर का आना, इससे नॉलेज का समाजवाद हो जाएगा। नॉलेज गरीब के पास भी पहुंचेगा, उसको अपने राइट्स मालूम होंगे, उसको अपने दावे मालूम होंगे, कानून मालूम होगा। लिहाजा समाज में एक बड़ा परिवर्तन कर सकता है टेक्नोलॉजी और खास करके कंप्यूटर। तो आप जो ये देख रहे हैं, ये एक बड़ी क्रांति का आगाज है। ये क्रांति का एक सिलसिला शुरू होगा और मेरे ख्याल से समाज में अभी तक जो नहीं हुआ है वो इस टेक्नोलॉजी से होगा आने वाले दिनों में। तो मेरे ख्याल से सरकार को इसका खैर मकदम करना चाहिए, इसका स्वागत करना चाहिए स्टेप का। बहुत कुछ गलतियां हमने सरकार के बारे में बताई हैं, लेकिन आज ये कहने की जरूरत है कि सरकार का और खास करके कपिल सिब्बल का जो स्टेप है, ये समाज के लिए एक बहुत ही उपादेय और बहुत ही क्रांतिकारी स्टेप है। इसको हम लोग को स्वागत करना चाहिए। तो कुल मिलाकर निष्कर्ष ये निकलता है कि आकाश जो बच्चों के हाथ में दिया गया है और मुट्ठी में ये जो आकाश है, इस आकाश में बच्चे पंख फैलाकर आने वाले भविष्य में उड़ान भर सकते हैं। आप हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हुए, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी के साथ हमारे आज के इस पोस्टमार्टम में बस इतना ही। फिर हाजिर होंगे एक नए मुद्दे के साथ, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।